वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है दोस्तों। सीटेट फरवरी 2026 को लेकर आज के इस वीडियो में हम फिर से जो है ईवीएस पेडागोजी परिसर अभ्यास के कुछ इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए हैं दोस्तों। जिस प्रकार से प्रश्न जो है लगातार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, टोटली एनालिसिस कर कर आज के इस वीडियो में हम परिसर अभ्यास, पर्यावरण अध्ययन, ईवीएस पेडागोजी के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने वाले दोस्तों। क्योंकि आप लोगों को पता है कि ईवीएस जो होता है, परिसर अभ्यास जो होता है दोस्तों, वो पेपर एक के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है और स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम अपडेट वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो सिंपली ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर कर क्या है, आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं, जिससे क्या है आपको जो है हमारे सभी वीडियोस बिल्कुल फ्री में देखने के लिए मिलेंगे। बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। वीडियो को प्लीज लाइक कर लेंगे। तो देखिए, जिस प्रकार का प्रश्न यहां पर पूछा गया है, प्रश्न इस प्रकार है कि नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है। अब देखिए, नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है दोस्तों। चार विकल्प आपको दिए गए। तो देखिए, यह पानी या हवा को प्रदूषित नहीं करता। दूसरा कथन दिया गया कि जल विद्युत सुविधाओं से बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं। ऑप्शन 3 दिया गया कि बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी की जीवन रेखाओं से अलग करते हैं। और चौथा विकल्प दिया गया कि बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं। इस प्रकार आपको चार विकल्प दिया गया है। यहां पर प्रश्न क्या बनता है कि प्रश्न पूछा गया कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो देखिए, ऑप्शन जो 4 होगा दोस्तों, वो यहां पर असत्य कथन होगा। मतलब ऑप्शन जो 4 होगा, बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं, ये हमारा यहां पर क्या है, सही विकल्प होने वाला है। ऑप्शन 4 जो होगा हमारा सही विकल्प होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता क्या है। क्वेश्चन आपको समझना बड़ा जरूरी है। आपको जो है दोस्तों मतलब करीब करीब ज्योग्राफी से रिलेटेड ये प्रश्न यहां पर होने वाला है कि स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता क्या कहलाती है। तो ये कहलाती है दोस्तों चित्रण क्षमता। मतलब आपका ऑप्शन जो 1 रहेगा चित्रण कौशल, ये यहां पर क्या होगा, सही विकल्प होगा। ऑप्शन 1 जो रहेगा वो बिल्कुल यहां पर क्या है, सटीक आंसर होने वाला है, क्योंकि इसको लेकर कुछ इंफॉर्मेशन भी यहां पर दी गई है। आप जिस प्रकार से यहां पर पढ़ सकते हैं कि स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता को चित्रण कौशल मतलब मैपिंग स्किल कहा जाता है, क्योंकि इसमें मानसिक रूप से या कागज पर भौगोलिक जानकारी को समझाना और प्रस्तुत करना शामिल होता है, जिसमें अनुपात, दिशा और स्थान की समझ महत्वपूर्ण होती है। तो इस प्रकार क्या है, यहां पर स्पष्टीकरण भी दिया गया है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3। बिल्कुल ज्यादा वक्त हम नहीं लेंगे दोस्तों, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन जो होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न हम यहां पर क्या है, आज की इस वीडियो में देख रहे हैं। प्रश्न नंबर 3 किस प्रकार पूछा गया है। देखिए, प्रश्न नंबर 3 पूछा गया है कि बाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी। अब देखिए, बाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है दोस्तों, वो किस स्थिति में सबसे ज्यादा धीमी होगी, इस प्रकार का प्रश्न आपको क्या है, यहां पर पूछा गया है। विकल्प आपके सामने है। सतह क्षेत्र बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है, सतह क्षेत्र घटता है लेकिन तापमान बढ़ता है, सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी, या फिर सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में वृद्धि। तो देखिए, सही विकल्प की बात होगी दोस्तों, तो कि बाष्पीकरण की प्रक्रिया किस स्थिति में सबसे धीमी होंगी, तो ऑप्शन सी यहां पर सही रहेगा कि सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में जब कमी होंगी तब क्या है, बाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है वो कैसी होंगी दोस्तों, तो धीमी होंगी। आपका सी वाला विकल्प यहां पर क्या है, सही होने वाला है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4 चलिए, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 जो आपको पूछा गया है कि वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है। अब देखिए, वैकल्पिक ढांचे का अर्थ आपको यहां पर पूछा गया है। विकल्प आपको दिए गए हैं। यहां पर बताया गया कि विचार जो अवधारणाओं को औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है। ओके। दूसरा ऑप्शन है कि वर्तमान में वैज्ञानिकों और सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा आयोजित विचार। ऑप्शन 3 दिया गया कि सभी विचार जो ढूंढता से बच्चों द्वारा अर्जित किए जाते हैं, या फिर ऑप्शन 4 दिया गया है विभिन्न भौतिक
भौतिक घटनाओं का पाठ्य पुस्तक स्पष्टीकरण। इस प्रकार क्या है, आपको यहां पर 4 विकल्प दिए गए हैं। प्रश्न बनता है कि वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ होता है। तो देखिए, वैकल्पिक ढांचे का अर्थ होता है दोस्तों विचार जो अवधारणाओं को औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है। मतलब आपका जो पहला विकल्प होगा वो यहां पर क्या है दोस्तों, सही होगा। ऑप्शन 1 जो रहेगा वो आपका बिल्कुल यहां पर क्या है, सही आंसर होने वाला है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। फिर से एक बार क्या है, ईवीएस पेडागोजी को लेकर प्रश्न पूछा गया है। मैं आपको हर वीडियोस में बताता हूं दोस्तों कि पेडागोजी क्या होती है। तो पेडागोजी आपकी स्किल पर डिपेंड करती है। एज ए टीचर आप किस प्रकार जो है इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे, क्योंकि इसका कोई सिलेबस या इसका कोई दोस्तों नोट्स वगैरह नहीं होता, ये आपकी स्किल पर डिपेंड करता है। तो देखिए प्रश्न किस प्रकार पूछा गया है। प्रश्न आपको पूछा गया कि पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है। अब देखिए यहां पर सिंपली आपको क्या पूछा गया है कि बोझ के बिना सीखना क्या बताता है। आपको विकल्प दिए गए हैं। देखिए, ईवीएस पाठ्यपुस्तकों में अध्याय की कम संख्या, अबोध का भार कम करने की जरूरत, ईवीएस पाठ्यक्रम को आधा कम करने की जरूरत, या फिर स्कूल बैग का कम वजन। इस प्रकार आपको 4 विकल्प दिए गए। तो देखिए, बोझ के बिना सीखना मतलब होता है दोस्तों अबोध का भार कम करने की जरूरत है। मतलब आपका जो दूसरा विकल्प यहां पर दिया गया है, ऑप्शन बी जो दिया गया है, वो क्या होने वाला है, हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन बी जो होगा दोस्तों वो हमारा क्या है, बिल्कुल राइट आंसर यहां पर होने वाला है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। प्रश्न नंबर 6। चलिए प्रश्न नंबर 6, वीडियो को लाइक कर लेंगे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। प्रश्न नंबर 6 पूछा गया है कि विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है। अब देखिए दोस्तों, मिड डे मील, इसके लिए बताया गया है कि कौन सा सबसे प्रासंगिक विकल्प यहां पर दिया गया है, आपको बताना है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। मतलब आपका जो पहला ही विकल्प है वो यहां पर क्या होगा दोस्तों, सही होगा। ऑप्शन 1 जो है आपका यहां पर क्या है, सही होने वाला है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7 चलिए क्वेश्चन नंबर 7 फिर से एक बार क्या है, ईवीएस पेडागोजी को लेकर प्रश्न यहां पर पूछा गया है। प्रश्न इस प्रकार पूछा गया है कि ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है। अब देखिए, समूह में सीखने का, ग्रुप में सीखने का उद्देश्य क्या है, ये आपको यहां पर बताना है दोस्तों। बिल्कुल सिंपल सी बातें यहां पर दी गई कि कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग करना और उपचारात्मक शिक्षण देना। तो देखिए, छात्रों को अलग करने की बात जब होंगी दोस्तों तो वो गलत होंगी। मतलब आपने पहला ऑप्शन क्या है, हटा देना है। दूसरा ऑप्शन क्या दिया गया कि सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चों को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। बिल्कुल यहां पर क्या है, आपका सबसे सही आंसर होगा दोस्तों, क्योंकि यहां पर बात क्या हो रही है कि बच्चों को जो है सक्रिय बनाना, सक्रिय रूप से भाग लेने जैसा बनाना दोस्तों, इस प्रकार यहां पर बताया जा रहा है। तो आपका जो बी वाला विकल्प है वो यहां पर सही है। छात्रों को आसानी से प्रबंधित करना और वर्कलोड को कम करना, या फिर लड़के और लड़कियों को अलग करना। तो मैंने बताया आपको दोस्तों कि बच्चों को अलग नहीं किया जाता है। तो बी वाला विकल्प ही सबसे उचित होगा। ऑप्शन बी जो होगा हमारा वो बिल्कुल यहां पर क्या है, सबसे राइट आंसर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब प्रश्न नंबर 8 क्या पूछा गया, देखिए बड़ा अच्छा प्रश्न है। यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है वो इस प्रकार है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क मतलब एनसीएफ ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की। कब की, आपको बताना है दोस्तों। 4 विकल्प आपके सामने है। तो देखिए, एनसीएफ 2000 इसका सही विकल्प होगा। मतलब आप यहां पर बात करेंगे ऑप्शन बी की, तो ऑप्शन बी क्या है, आपका सही विकल्प होने वाला है। एनसीएफ 2000 ये आपका क्या है दोस्तों, यहां पर सही विकल्प होगा। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 9, एक प्रश्न जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां पर हम देख रहे हैं दोस्तों। प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। क्योंकि पौधों को लेकर, पक्षियों को लेकर, जानवरों को लेकर भी क्या है, आपको ईवीएस में भर भर के प्रश्न जो है दोस्तों पूछे जाते हैं। आपको यहां पर प्रश्न क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधों के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, फाख्ता, शकरखोरा, बया या फिर कलचीड़ी। तो देखिए यहां पर हमारा जो सही विकल्प होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन 1 फाख्ता। फाख्ता क्या रहेगा, हमारा बिल्कुल सही विकल्प होगा दोस्तों। इसको लेकर कुछ स्पष्टीकरण भी यहां पर दिया गया है, आप देख सकते हैं। जिस प्रकार का स्पष्टीकरण दिया गया है कि फाख्ता कबूतर परिवार का एक सुंदर पक्षी है और इसे भारत में कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि परकी, चित्रोक,
घुनू इत्यादि। यह पक्षी बहुत सामान्य सा घोंसला बनाता है, कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। इस प्रकार क्या है फाक्ता के बारे में आप इंफॉर्मेशन भी यहां पर देख सकते हैं। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाएंगे दोस्तों। प्रश्न नंबर 10, 10वां प्रश्न पूछा गया है कि नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। और ऐसे प्रश्न भी आपको लगातार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। यहां पर अगर आप सही विकल्प की बात करोगे तो देखिए आंवला, पालक, गुड़, इन खाद्य पदार्थों में क्या है लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो आपका जो बी वाला विकल्प यहां पर होगा दोस्तों वो सही होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम अपडेट वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो सिंपली ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर क्या है आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं, जिससे क्या है दोस्तों आप हमारे टीईटी सीटेट से जुड़े हुए तमाम वीडियो जो है वो बिल्कुल फ्री में देख पाओगे। क्योंकि टीईटी को लेकर भी जो है दोस्तों हमने 9 तारीख से अपने वीडियोस जो है वो शुरू कर देने हैं। 8 तारीख को आपका सीटेट का पेपर है दोस्तों, 8 तारीख को आंसर की आ जाएंगी और उसके बाद 9 तारीख से क्या है हमारा टीईटी 2026 का कारवा जो है वो शुरू होने वाला है दोस्तों। तो ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर क्या है आप हमसे अभी ही जुड़ सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 11, 11वां प्रश्न पूछा गया है। देखिए प्रश्न नंबर 11, 11वां जो क्वेश्चन है दोस्तों वो इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है। घास पर किसी जानवर की चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है। तो देखिए यहां पर 4 जानवरों के नाम आपको दिए गए हैं, कुत्ता, गिद्ध, बाघ और रेशम का कीड़ा। तो देखिए यहां पर हमारा जो सही विकल्प होगा दोस्तों वो होगा बाघ, मतलब ऑप्शन बी जो रहेगा वो हमारा सही विकल्प होगा। ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए तो कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन बी आपका यहां पर क्या है सही होगा दोस्तों, क्योंकि सुनने की क्षमता हर प्राणी के लिए बहुत आवश्यक होती है। शिकारी प्राणियों के लिए जीवित रहने के लिए तेज सुनने की शक्ति होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इसी के सहारे वे अपना शिकार रात के अंधेरे में भी कर सकते हैं। बाघ हवा में पत्तों के हिलने और शिकार की झड़ियों में हिलने से ही हुई आवाज में ही अंतर को भाप सकता है। तो इस प्रकार जो है दोस्तों यहाँ पर स्पष्टीकरण दिया गया है। प्रश्न नंबर 12 पूछा गया है। देखेंगे आप जब तक क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तब वह अनेक सुरंगों को पार करता है। ये सुरंगे डैश डैश पर्वत में है। तो देखिए व्यक्ति कहां से कहा जा रहा है, तो अहमदाबाद से दोस्तों वो कहा जा रहा है अहमदाबाद से केरल जा रहा है। तो बिल्कुल उसको कौन से घाट मिलने वाली है, तो आपके पास 4 विकल्प यहां पर दिए गए हैं और पश्चिम घाट ऑप्शन जो डी रहेगा दोस्तों वो क्या है आपका यहां पर सही विकल्प होगा। ऑप्शन डी जो रहेगा वो आपका बिल्कुल सही विकल्प यहां पर क्या है होने वाला है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। प्रश्न नंबर 13, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी बस्ती में एक साथ नहीं रहता। इस प्रकार का प्रश्न है दोस्तों। इस प्रकार के प्रश्न जो है वो लगातार परीक्षाओं में रिपीट हो रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि पीवाईक्यू जो होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों, खास करके सीटेट में, क्योंकि 20 प्रश्न आपको समझकर चलो कि आपको रिपीटेड क्वेश्चन जो है दोस्तों वो परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे। 4 विकल्प आपके सामने हैं। यहां पर देखिए मकड़ी, ततैया, चींटी और दीमक। तो देखिए यहां पर मकड़ी क्या है हमारा सही विकल्प होने वाला है। ऑप्शन जो ए रहेगा दोस्तों वो बिल्कुल यहां पर क्या है सही विकल्प होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 14, 14वां जो प्रश्न है वो इस प्रकार पूछा गया है कि मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि, प्रश्नों को आप पढ़ लेंगे दोस्तों, प्रश्नों को आप समझेंगे। मैं आपको हर बार बताता हूं कि क्वेश्चन समझने ला बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखिए यहां पर अगर आप डायरेक्ट विकल्प की बात करोगे तो तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। तो आपका जो बी वाला विकल्प यहां पर है वो सही होगा। ऑप्शन बी जो रहेगा दोस्तों वो बिल्कुल आपका क्या है राइट आंसर यहां पर होने वाला है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 पूछा गया है कि निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधों के लिए नहीं है। अब देखिए जड़ का कौन सा कार्य पौधों के लिए नहीं है, इस प्रकार का प्रश्न है। तो देखिए जल तथा खनिजों का अवशेष करना, भोजन भंडारण संचित करना, ह्यूमस उपलब्ध कराना या फिर पौधों को सहारा देना। तो देखिए आपसे प्रश्न क्या पूछा गया कि जड़ का कौन सा कार्य पौधों के लिए नहीं है, तो ह्यूमस उपलब्ध कराना यह कार्य नहीं है। तो आपका जो सी वाला विकल्प दिया गया है दोस्तों वो यहां पर क्या है सही होगा। आपका जो सी वाला ऑप्शन रहने वाला है वो यहां पर बिल्कुल सटीक होने वाला है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। इसके पहले यहां पर आपको बताया जाएगा दोस्तों कि सीटेट फरवरी 2026 के लिए क्वेश्चन सेट आपके लिए
अवेलेबल है। परीक्षा में अभी भी 24 दिन का वक्त बचा है दोस्तों, और कुछ इसी प्रकार के प्रैक्टिस सेट की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। 499 में पेपर 1 के लिए आपको यहाँ पर 50 क्वेश्चन सेट मिल रहे दोस्तों 5 सब्जेक्ट के लिए, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपको मराठी भाषा पेडागोजी को लेकर 10 क्वेश्चन सेट मिलने वाले हैं। साथ ही साथ हिंदी भाषा पेडागोजी को लेकर 10 क्वेश्चन सेट, आपका बाल मानस शास्त्रों में सीडीपी को लेकर 10 क्वेश्चन सेट, परिसर अभ्यास मतलब ईवीएस पेडागोजी को लेकर 10 क्वेश्चन सेट, और गणित पेडागोजी को लेकर मतलब मैथमेटिक्स के क्या है आपको 10 क्वेश्चन सेट मिलने वाले दोस्तों। टोटल 50 क्वेश्चन सेट हमारे पास अवेलेबल है, और इसका प्राइस सिर्फ और सिर्फ 499 रुपये आपको यहां पर पेड करना है दोस्तों। तुरंत क्या है आपको व्हाट्सएप पर ये पीडीएफ जो है भेज दिए जाएंगे दोस्तों। स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस नंबर पर अभी आप व्हाट्सएप कर इसको परचेस कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि इसी प्रकार की प्रैक्टिस की आपको जरूरत है दोस्तों। आपने कितना पढ़ा है, क्या पढ़ा है, ये मायने नहीं रखता है। सही तरीके से पढ़ना है, सही ढंग से पढ़ना है दोस्तों, और परीक्षा में जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उसी तरीके से प्रैक्टिस हमको करनी है। क्योंकि मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि परिसर अभ्यास जो होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। तो स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस नंबर पर अभी कॉन्टेक्ट कर आप क्या है इसको परचेस कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आप चाहते हैं कि इसमें से किसी एक या दो सब्जेक्ट के आपने क्वेश्चन सेट परचेस करना है तो वो भी हम आपके लिए अवेलेबल करवा के देंगे। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आप क्या है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 16। वीडियो को लाइक कर लेंगे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जितने बच्चे चैनल देखते हैं उतने बच्चे सब्सक्राइब नहीं करते दोस्तों, तो सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहां पर आपको इसके बाद टीएटी 2026 के लगातार जो है दोस्तों लाइव प्लस रिकॉर्डेड वीडियोस जो है वो मिलने वाले हैं। प्रश्न पूछा गया कि एस्किमो अपने घर उगलू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण है। अब देखिए, जो घर बर्फ से जिसका निर्माण किया जाता है उसका कारण क्या होता है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। आपको यहां पर 4 विकल्प दिए गए हैं। अगर सही उत्तर की बात करोगे आप तो देखिए यहां पर जो बी वाला ऑप्शन है वो यहां पर सही होगा कि एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, क्योंकि बर्फ की दीवारों के बीच मौजूदा हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। तो आपका जो बी वाला ऑप्शन यहां पर दिया गया है वो सही उत्तर होगा दोस्तों। ऑप्शन बी जो रहेगा आपका वो बिल्कुल सही आंसर यहां पर होने वाला है। प्रश्न नंबर 17 पूछा गया है। आप देख सकते हैं जिस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है ईवीएस पेडागोजी को लेकर प्रश्न पूछा गया है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए। बड़ा अच्छा प्रश्न है दोस्तों, और मैं आपको बता रहा हूं लगातार इसी प्रकार के आपको क्या है पेडागोजी में प्रश्न पूछे जाते हैं। 15 मार्क्स के लिए आपको जो है ईवीएस पेडागोजी पूछी जाएंगी, और 15 मार्क्स के लिए आपको जो है कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, तो देखिए यहां पर आकलन में सफलता प्राप्त करना, विज्ञान की आधारभूत संकल्पनाओं अवधारणाओं को समझना, सीखने वाले को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना, या फिर क्रियाकलाप संचालित करना तथा कौशल का विकास करना। तो आपका यहां पर कौन सा विकल्प सही है, तो सी वाला विकल्प सही दिया गया है कि सीखने वाले को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना आपका क्या होगा यहां पर सही विकल्प होगा। ऑप्शन सी जो रहेगा दोस्तों वो बिल्कुल सटीक आंसर यहां पर क्या है होने वाला है। अगला जो प्रश्न है वो इस प्रकार पूछा गया कि बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी होती है। इस प्रकार का प्रश्न आपको यहां पर पूछा गया है। 4 विकल्प आपको यहां पर क्या है दोस्तों दिए गए हैं। जनवरी से मार्च, अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर, या फिर अक्टूबर से दिसंबर। तो अक्टूबर से दिसंबर आपका क्या है सबसे उचित विकल्प यहां पर होगा। ऑप्शन जो डी दिया गया है दोस्तों वो बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। चलिए अगला जो प्रश्न है, प्रश्न पूछा गया है कि कांसा मतलब ब्रांज 2 धातुओं के मिश्रण है, ये 2 धातु कौन से है। तो देखिए दोस्तों ये प्रश्न 4 बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। कितने बार, अगर आप देखेंगे 2011 से लेकर 2024 की प्रश्न पत्रिका तो 4 से 5 बार ये क्वेश्चन क्या है ईवीएस में और एसएसटी में पूछा जा चुका है दोस्तों। यहां पर 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं कि कांसा 2 धातुओं के मिश्रण से बनता है, तो वो 2 धातु कौन से है दोस्तों। तो देखिए यहां पर तांबा और टीन आपका क्या है सही विकल्प होगा, क्योंकि कांसा जो है वो तांबा और टीन से मिलकर बनता है। तो ऑप्शन आपका बी यहां पर क्या है सही विकल्प होने वाला है। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर यहां पर होगा दोस्तों। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। देखिए प्रश्न कितना बड़ा दिया गया है लेकिन कितना सिंपल है मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। यहां पर देख सकते हैं आप कि रजत ने अपने मित्र से कहा, देखिए रजत ने अपने मित्र से कहा मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है। मैं कपकपी, बुखार, सिरदर्द और अंत में पसीना आने के चक्र से गुजरता हूं।
रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवाई दी। रजत किस रोग से पीड़ित हो सकता है? तो देखिए, सीधे सीधे तौर पर यह पूछना है कि जहां पर आपको कपकपी आती है, जहां पर बुखार आता है, सिर दर्द होता है या फिर पसीना आता है और उसके इलाज के लिए डॉक्टर कोई कड़वी दवाई देता है, तो यह बीमारी कौन सी है? इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। विकल्प आपको दिए गए हैं, मियादी बुखार, अतिसार, होजा या फिर मलेरिया। तो मलेरिया आपका सही विकल्प होगा। ऑप्शन डी जो रहेगा दोस्तों वो बिल्कुल यहां पर क्या है, आपका सही आंसर होगा। तो इस प्रकार क्या है, हमने ईवीएस पेडागोजी को लेकर आज फिर से कुछ इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन एनसीईआरटी के सिलेबस के हिसाब से देखे। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि एक भी प्रश्न जो है परीक्षा में इसके बाहर का नहीं जाएगा। भले ही लैंग्वेज बदल सकती है, प्रश्न पूछने का तरीका बदल सकता है दोस्तों, लेकिन इसी प्रकार के प्रश्न क्या है आपको सीटेट फरवरी 2026 में जो है ईवीएस पेडागोजी को लेकर देखने के लिए मिलेंगे। साथ ही साथ अगर आप पेपर 1 और पेपर 2 के लिए नोट्स परचेस करना चाहते हो दोस्तों, तो स्क्रीन पर पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है। आपको पेपर 1 के लिए यहां पर नोट्स जो है वो 499 में अवेलेबल करवा के दिए जा रहे हैं। पेपर 2 के लिए भी आपको जो है दोस्तों 499 में यहां पर नोट्स अवेलेबल करवा के दिए जा रहे हैं। और दोनों पेपर अगर आप देना चाहते हैं तो 599 में दोनों पेपर के नोट्स आपको यहां पर मिलेंगे, जिसमें सब्जेक्ट आपको मराठी मिल जाता है, हिंदी मिल जाता है, सीडीपी मिल जाता है और परिसर अभ्यास मिल जाता है। पेपर 2 की बात आप करोगे दोस्तों तो मराठी, हिंदी, सीडीपी और एसएसटी के नोट्स यहां पर आपको मिलेंगे दोस्तों। साथ ही साथ स्क्रीन पर एक कांटेक्ट नंबर दिया गया है, एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। इस नंबर पे व्हाट्सएप कर आप क्या है ये पीडीएफ नोट्स जो है दोस्तों अभी परचेस कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर जो है आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री होंगे दोस्तों। तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर व्हाट्सअप कर आप क्या है इसको परचेस कर लेंगे दोस्तों। मैं आपको बता रहा हूँ कि एनसीईआरटी का टोटली सिलेबस हमने यहाँ पर कवर किया और जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं दोस्तों तो वो चीज़ों में जान होनी चाहिए, वो चीज़ें हमें सिलेबस से रिलेटेड होनी चाहिए और वो चीज़ें जो है दोस्तों परीक्षा में आनी चाहिए, ये ज़रूरी होता है। तो स्क्रीन पर अभी एक व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर आप इसको परचेस कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में बेहतर अपडेट के साथ।